हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों का कोचिंग रिपब्लिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को, सो दैट आप लोगों के साथ शेयर किए जा सकें अपकमिंग क्लासेस के लिंक्स या समय आने पर जरूरी स्टडी मटेरियल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि प्लीज अपना ख्याल रखें, बहुत बेहतर ख्याल रखें। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं तो प्लीज ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लेंसेज जरूर इस्तेमाल करें। अगर पावर है आपकी आंखों में तो पावर के ब्लू कट लेंसेज इस्तेमाल करें, अदरवाइज 0 नंबर के ब्लू कट लेंसेज इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कभी भी हेडफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप सभी लोग स्पीकर का ही इस्तेमाल करें। अगर मोबाइल फोन की आवाज कम है या लैपटॉप की आवाज कम है तो एक्सटर्नल स्पीकर यूज कीजिए। करेक्ट। दूसरी बहुत जरूरी चीज, टाइम बेहद कीमती है। समय के साथ दो ही चीजें होती हैं, एक तो गुजरा हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता, लेकिन एक सच और भी है कि समय कभी इतना गुजरता ही नहीं है कि आप लोग वापसी ना करें। ठीक है, तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। कभी भी इतनी देर नहीं होती कि हम लोग दोबारा शुरुआत ना कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग अपने समय के मूल्य को पहचानें। क्लास पर आते हैं। ये क्लास है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हड़प्पा के शहर या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, वो सभ्यता जो थी, वो शहर खुदाई में हम लोगों के सामने आए। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल शहर बाहर निकल कर आ गए और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, लोग वहां पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके आगे भी हमारा उद्देश्य है। यूपीएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, जीएस में कहें, प्री में कहें, मेंस में कहें, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, क्लास 6 से, बल्कि उससे भी पहले से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास के इस विषय को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो चीज अतीत में गुजर चुकी है, जो चीज पास्ट टेंस में बीत चुकी है, उस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से जाने, वो इतिहास होता है। ठीक है, इतिहास को जानने के लिए चार मुख्य चीजें होती हैं। हमें गुजरे हुए समय के समाज को जानना होता है, हमें गुजरे हुए समय के राजनीति को जानना होता है, गुजरे हुए समय की अर्थव्यवस्था को जानना होता है और गुजरे हुए समय के धार्मिक मतों को जानना होता है। तो किस तरह की पॉलिटी थी, किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की इकोनॉमी थी और उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स किस तरह के थे। यही चीज ऑब्जेक्टिव होती है इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को जानने का। करेक्ट। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा समाज के बारे में। ठीक है, समाज में तमाम चीजें आती हैं कि वो लोग किस तरीके से रहा करते थे, उन लोगों के घर किस तरह के होते थे, उन लोगों का शहर किस तरह का हुआ करता था, उनके सेटलमेंट किस तरह के हुआ करते थे। इसके बाद जैसे कि वो लोग क्या खाया करते थे, वो लोग क्या पहना करते थे, उसके अलावा किस तरह की धातुओं से वो लोग परिचित थे। इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें मिलती कहां से है? इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिली हमें पुरातात्विक अवशेषों का विश्लेषण करके, पुरातात्विक अवशेषों का सिस्टमेटिक अध्ययन करने के बाद। तो जो हड़प्पा के शहर हम लोगों के सामने खुदाई में सामने आए, उन सारे शहरों का हम लोगों ने विश्लेषण किया, उन सारे शहरों का हम लोगों ने अध्ययन किया और उससे हमें पता चलता है कि ज्यादातर जितने भी हड़प्पा के शहर हुआ करते थे उनमें बिल्कुल एक रूपता दिखाई देती है कि वो दो हिस्सों में बटे हुआ करते थे, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन। अपर टाउन जिसे हम लोग सिटाडेल भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहरों को हम देखते हैं तो उसमें एक समरूपता नजर आती है। वो सारे शहर बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं कि उन शहरों में जो टाउन प्लानिंग थी, बेसिकली जो शहरों को बसाया गया था, उसमें दो भाग हुआ करते थे। एक शहर का ऊपर वाला हिस्सा अपर टाउन या सिटाडेल, दूसरा शहर का नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लोग लोअर टाउन बोलते थे। राइट। तो ये हो गया उदाहरणार्थ अगर हम लोग बात करें तो दिस इज बेसिकली अपर टाउन। अपर टाउन क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर होता था, मड ब्रिक्स के पोडियम पर ये बना हुआ होता था, एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ करता था। राइट। उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है बेसिकली जिसे हम लोअर टाउन बोलते हैं, ये रेजिडेंशियल इलाका हुआ करता था। इन बिल्डिंग्स को हम लोग आज की डेट में ऑब्जर्व करते हैं या इन सेटलमेंट्स को हम लोग आज की डेट में ऑब्जर्व करते हैं जो हड़प्पा कालीन सेटलमेंट्स हैं। तो हम देखते हैं जो अपर टाउन है, जो ऊंचे वाला हिस्सा है, वहां पर
इमारतें कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, कहीं ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। जबकि अगर मैं नीचे वाले हिस्से की बात करता हूं तो यहाँ की जो इमारतें हैं वो घरों जैसी दिखाई देती हैं, वो कंपैरेटिवली छोटी इमारतें हैं। तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि अपर टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, वहां पर शहर को लेके पॉलिसीज बनाई जाया करती होंगी, वहां पर शहर को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठा करते होंगे, बड़े लोग बैठा करते होंगे, राजा बैठा करता होगा। और जो लोअर टाउन का हिस्सा हो गया बेसिकली ये वाला, इसमें आबादी रहा करती होगी, इसमें लोग रहा करते होंगे, ये रेजिडेंशियल इलाका होता होगा, राइट। टाउन प्लानिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सिटाडेल जो है बेसिकली वो एक ऊंचे पोडियम पर बना हुआ होता था, और मड ब्रिक्स का, मिट्टी की ईंटों का बेसिकली ये पोडियम हुआ करता था, राइट। उन बिल्डिंग्स के ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है जो सिटाडेल में बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहा होगा। यहाँ पर शहर के संचालन के लिए रोजमर्रा की कार्रवाई की जाती होगी, यहाँ पर या तो दरबार लगता होगा या फिर यहाँ पर बाकी सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए नीतियां तय की जाती होंगी, करेक्ट। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं लोअर टाउन की, तो लोअर टाउन जैसे मैंने आपको बताया कि उसको देखने से वहां पर जो पुरातत्विक अवशेष हम लोगों को मिलते हैं, जिस तरह की निशानियां हम लोगों को मिलती हैं, उससे हमें लगता है कि वो एक रेजिडेंशियल इलाका होगा, वहां पर लोग रहा करते होंगे, राइट। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो सिटाडेल है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है या अपर टाउन है, उसका सिटाडेल बेसिकली ब्रिक वॉल से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ जो है बेसिकली ईंटों की एक दीवार है, एक तरीके से दुर्ग बना हुआ है। अ स्मॉल फोर्ट हैज बीन लेड हियर इन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जितनी भी साइट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी को देखने से हमें पता चलता है कि ज्यादातर सभी इंपॉर्टेंट शहरों में एक छोटा सा किला हुआ करता था, राइट। एक स्मॉल फोर्ट जो है वो वहां पर हुआ करता था। तो ये हुआ बेसिकली अपर टाउन और ये हुआ लोअर टाउन। अपर टाउन हुआ आपका सिटाडेल, लोअर टाउन हुआ आपका रेजिडेंशियल इलाका, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है और ये इसके मुकाबले निचले स्तर पर होता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था और वहीं पर ये जो है रेजिडेंशियल इलाका हुआ करता था, रिहायशी इलाका हुआ करता था, यहाँ पर लोग रहा करते थे। एक्सेप्शन भी थे। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, अपवाद, तो लोथल में एक अपवाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां पर सिटाडेल है वो दीवार से घिरा हुआ है, उसके अलावा लोअर टाउन है रेजिडेंशियल इलाका, वो भी दीवार से घिरा हुआ है, और उसके बाद ये दोनों भी एक दीवार से घिरे हुए हैं। तो मल्टीलेयर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं किसी हड़प्पाकालीन सभ्यता के किसी भी स्थल में, तो मल्टीलेयर सिक्योरिटी हम लोगों को लोथल में देखने को मिलती है, जहां पर सिटाडेल के चारों तरफ एक दीवार है, उसके अलावा रेजिडेंशियल इलाके के चारों तरफ एक दीवार है, और उसके बाद इन दोनों के बाहर भी एक और दीवार है। तो मल्टीलेयर सिक्योरिटी यहां पर हमें देखने को मिलती है। वहीं पर अगर मैं धौलावीरा की बात करता हूं तो धौलावीरा में शहर दो नहीं, धौलावीरा में शहर तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सिटाडेल यानी कि अपर टाउन, उसके अलावा मिडिल टाउन और उसके अलावा लोअर टाउन। तो जनरली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा कालीन स्थलों में जो भी साइट मिलती थी, जो भी स्थल हम लोगों को मिले हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुआ करते थे, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। लेकिन धौलावीरा एक ऐसी साइट है, ऑल्दो अभी इसका एक्सकवेशन होना बाकी है, बहुत ज्यादा एक्सकवेशन यहाँ पर हुआ नहीं है, तो बहुत सारी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। लेकिन जितना भी खुदाई हुई है, जितनी भी एक्सकवेशन हुआ है, उससे हमें यह पता चलता है कि यह शहर दो नहीं बल्कि तीन हिस्सों में बटा हुआ था, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। टाउन प्लानिंग में अगर मैं सड़कों की बात करता हूं, गलियों की बात करता हूं, स्ट्रीट्स की बात करता हूं, तो सारी की सारी स्ट्रीट्स जो है वो बेसिकली एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटा करती थी, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को ये सड़कें काटती थी, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस क्रॉस या फिर ग्रिड फॉर्मेट आप इसे बोल सकते हो, इस तरीके से सड़कें हुआ करती थी। सड़कें एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती थी। आजकल की तरीके से नहीं कि एक चौराहा है जिसमें इस तरीके से और एक सड़क इस तरीके से भी गई हुई है, राइट। तो कहीं ज्यादा प्लान्ड सिटीज थे, दिशाओं का वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सड़कें जो हैं वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होगा, जो ग्रेट बाथ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, वहां पर जो ग्रेट बाथ था, जो वृहत स्नानागार है, उसमें जो सीढ़ियां थी वो भी नॉर्थ में और साउथ में ही देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वहां पर शवाधान किस तरीके से किया जाता था, लोगों का बरियल किस तरीके से किया जाता था, उनको दफनाया किस तरीके से जाता था। तो उसमें भी सिर जो होता था वो नॉर्थ की तरफ ही होता था और पैर जो हुआ करते थे बेसिकली वो साउथ की तरफ होते थे।
तो दिशाओं का बहुत ज्यादा महत्व था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में अगर मैं स्ट्रीट्स की बात करता हूं, अभी टाउन प्लानिंग पर ही हम लोग रहते हैं, तो स्ट्रीट्स बिल्कुल नॉर्थ से साउथ आती थी और ईस्ट से वेस्ट जाया करती थी, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, यानी कि 90 अंश के कोण पर काटा करती थी। ये सड़कों का जो ओरिएंटेशन था वो किस दिशा में था। अगर मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस स्ट्रीट, जिसे हम लोग फर्स्ट स्ट्रीट के नाम से ही बोलते हैं, जो सबसे चौड़ी सड़क थी, उसकी चौड़ाई 35 फुट थी, ठीक है, जिसमें बाकी शहर की छोटी मोटी सड़कें आकर मिला करती थी। अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिटाडेल हुआ करता था उसमें कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। उसी से हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया है कि शायद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहा होगा, वहां से शहर की नीतियां तय की जाती होंगी। रेजिडेंशियल इलाके में छोटी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिनको देखकर ये लगता है कि वो रिहायशी इलाका रहा होगा, वहां पर लोग रहा करते होंगे। तो मोहनजोदड़ो जो था बेसिकली और हड़प्पा, इन दोनों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं। खासतौर से अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो इट वॉज एक्सट्रीमली रिच इन स्ट्रक्चर्स, राइट। तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। और एक इसके पीछे कारण भी है, जैसे आज की डेट में हम लोग को एक बहुत बड़ा घर देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है, यार कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा आदमी होगा, कितना अमीर होगा। तो शायद बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनाई गई होंगी हड़प्पा काल में, चाहे वो हड़प्पा शहर की बात करूं, चाहे मैं मोहनजोदड़ो की बात करूं, हो सकता है वहां के राजाओं ने इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सिर्फ इस वजह से बनवाई हो कि जो लोग हैं बेसिकली उस सभ्यता के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले, उन लोगों के मन में एक भय रहे, राजा को देखकर वो लोग उससे इंप्रेस रहे, ठीक है, उसके सामने आवाज उठाने से डरें, ताकि अगर वो टैक्स कलेक्शन की बात करें तो लोग चुपचाप टैक्स दे दें, ठीक है। अगर लेबर की कहीं पर आवश्यकता पड़ रही है किसी काम के लिए तो लोग वहां पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, बिना किसी विरोध के, राइट। अगर नॉर्मल घरों की मैं बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी ईंटें जो है बेसिकली उन घरों के बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। जनरली जो घर थे वो एक दूसरे से लगे हुए नहीं होते थे, जैसे कि आजकल क्या होता है, ये रोड है, इस रोड के इस तरफ घर है, तो सब घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जबकि हड़प्पा में इस तरीके से नहीं हुआ करता था। हड़प्पा में किस तरीके से हुआ करता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, एक घर हो गया ये, फिर इन दोनों के बीच में जगह हो गई लगभग 1 फुट की, फिर दूसरा घर, फिर 1 फुट की जगह फिर तीसरा घर, फिर 1 फुट की जगह फिर चौथा घर, लगभग। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में हम लोग जो टाउन प्लानिंग देखते हैं उसमें घरों की जो बसावट देखते हैं, तो घर बेसिकली एक दूसरे से कुछ दूरी पर हुआ करते थे, सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अप्रोक्सीमेटली अ फुट, राइट। जो भी इन घरों की एंट्रेंस हुआ करती थी, अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो नैरो लेन से हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि ये मेन सड़क है, यहां से कोई आदमी आया और इस घर के अंदर चला गया, इसके बीच में से एक जगह दे रखी होगी, हो सकता है वहां से एंट्रेंसेस होती हो, ठीक है। एंट्रेंसेस नैरो गलियों से, पतली गलियों से हुआ करती थी। शायद ये चीज ये सोचते हुए बनाई गई हो, ये चीज ये सोचते हुए प्लान की गई हो कि अचानक अगर कोई बाहर से हमला कर दे तो घरों का एक्सेस आसान हो जाएगा, अगर घरों के दरवाजे सीधे सड़क पर खुलते हैं, ठीक है। घरों के दरवाजे सीधे सड़क पर ना खुल के पतली पतली गलियों से अगर घरों के दरवाजे, पतली पतली गलियों में अगर घरों के दरवाजे खुलते होंगे तो वहां पर दुश्मन को रोक पाना भी संभव है और दुश्मन का वहां पर पहुंच पाना भी आसान नहीं होगा, राइट। कोई भी विंडो जो है बेसिकली वो मेन रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर नहीं खुला करती थी। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोग प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते होंगे, ठीक है, निजता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता होगा, करेक्ट। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो and other major towns were built entirely of bricks, a large quantity of which was burned। तो हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें या अन्य मुख्य साइट्स की हम लोग बात करें, अन्य मुख्य स्थलों की बात करें, तो वो मिट्टी की जो ईंटें हुआ करती थी बेसिकली उसके बनाए जाया करते थे, उसके घर बने हुए थे इन सभी जगहों पर, और ज्यादातर पक्की ईंटों के घर बने हुए थे। ईंटों का जो साइज हुआ करता था, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, 10.25 इंच इसकी लंबाई, उसके अलावा 5 इंच उसकी चौड़ाई और 2.5 इंच जो है उसकी लगभग ऊंचाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ईंट है, एक ब्रिक है, तो इस ब्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी लंबाई हो गई लगभग 10.25, इसकी चौड़ाई हो गई लगभग 5 इंचेस और इसकी जो ऊंचाई हो गई वो हो गई लगभग 2.5 इंचेस, राइट। तो एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट था, 4:2:1 के रेशो में जनरली ये ईंटें हुआ करती थी।
जो बहुत बड़ी ईंटें थी, जो 20 इंच के आसपास की थी, उन सारी ईंटों का हम लोग इस्तेमाल किया करते थे ड्रेन्स को कवर करने के लिए। ड्रेन्स यानी कि ड्रेनेज की जो नालियां हुआ करती थी बेसिकली, उसको कवर करने के लिए इनको यहां पर लूज रख दिया जाया करता था। ठीक है, नालियों को ढकने के लिए बड़ी ईंटों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर छोटी ईंटों की तो नाली के अंदर ही गिर जाएगी। तो इन ईंटों को इस पर लूज रखा जाया करता था, रख देते थे, ताकि समय आने पर इन ईंटों को हटाया जा सके, उसके बाद इस नाली को साफ किया जा सके और दोबारा इन ईंटों को रखा जा सके। करेक्ट। तो जो बड़ी ईंटें हुआ करती थी बेसिकली, उनको ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया जाया करता था। ड्रेनेज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मोहनजोदाड़ो और चानूदाड़ो में सबसे ज्यादा कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलता है प्राचीन काल का। बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। निकासी की जो व्यवस्था मोहनजोदड़ो में और चानूदाड़ो में देखने को मिलती है, ऐसी किसी दूसरी साइट में देखने को मिलती ही नहीं है। हर घर से नाली निकलती थी, वो नालियां एक छोटी नाली में जाकर मिलती थी, और वो जो बड़ी नाली हुआ छोटी नाली होती थी, वो जाकर मेन चैनल्स में यानी बड़े नाले में जाकर मिला करती थी। जो मेन चैनल हुआ करता था वो लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा और लगभग 22.5 सेंटीमीटर चौड़ा हुआ करता था। राइट, जो मेन चैनल हुआ करता था, जो मेन नाला हुआ करता था, जैसा भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें तो, क्योंकि अभी हम लोग समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग जानना चाहते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड पॉपुलेशन हुआ करती थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो भी स्थल है, वहां पर जो रहने वाले लोग हुआ करते थे, ठीक है, उसमें अलग अलग रेसेस के लोग रहा करते थे, अलग अलग जगहों के लोग रहा करते थे, और ज्यादातर सभी शहरों की जो पॉपुलेशन थी वो मिक्स्ड पॉपुलेशन ही थी। राइट, ऐसा प्रतीत होता है कि पॉपुलेशन जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई, जिस वजह से घरों का बंटवारा होता चला गया और घर जो है वो छोटे होते चले गए। बाद के समय में एक चीज हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सिविक रूल्स थे, जिनके अनुसार ये समाज चलता है, उन चीजों का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से शायद पालन नहीं हो रहा था, शायद पालन नहीं हो रहा था। ठीक है, अराजकता जो है वो समाज में फैल रही थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद यही हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे थे, और अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आदमी सिविक रूल्स को फॉलो ना करके सिर्फ अपने स्वार्थ की तरफ देख रहा था। राइट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी बेसिकली, अगर मैं उसकी बात करूं, खेती, ये लोग ज्यादातर सभी चीजों की खेती किया करते थे। ठीक है, चाहे वीट हो, चाहे बेरली हो, चाहे राई हो, चाहे पीज हो, हर एक तरह की फसल जो है जनरली वहां पर बोई जाया करती थी। ठीक है, दो तरह के वीट और बेरली जो है वहां पर उगाए जाया करते थे, दो तरह के। अ गुड क्वांटिटी ऑफ बेरली हैज बीन डिस्कवर्ड एट बनवाली। जो बनवाली स्थल है बेसिकली, जो हड़प्पा कालीन साइट है, वहां से हमें बेरली की एक अच्छी क्वांटिटी वहां से रिकवर हुई है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि हाँ भाई, वो लोग ये सब चीजें उगाया करते थे। 1800 बीसी में ऐसा लगता है कि लोथल के लोग राइस उगाया करते थे, जिसके अवशेष हमें अब भी लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल जो गुजरात में स्थित है। करेक्ट, ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती हैं। ग्रेनरीज यानी कि अन्नागार, ठीक है, जहां पर हम लोग अनाज को स्टोर करते हैं। ये ग्रेनरी हमें मोहनजोदड़ो से भी मिली है, ये ग्रेनरी हमें हड़प्पा से भी मिली है। राइट, तो वो लोग एग्रीकल्चर पर काफी हद तक डिपेंड करते थे। ये अपने शहर को फीड करने के लिए भी एग्रीकल्चर जो किया जाता था, उस एग्रीकल्चर को पूरा प्रोसेस करके, खेती को प्रोसेस करने के बाद जो बीज निकला करते थे, जो अनाज हुआ करता था, उसको ग्रेनरीज में या अन्नागारों में स्टोर किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है बेसिकली, ये लोग सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करी, जिन्होंने कपास सबसे पहली बार उगाया। इसी वजह से जो ग्रीक लोग थे बेसिकली, वो इन्हें सिंडन कहकर बुलाया करते थे। राइट, सिंध से डेराइव हुआ था, सिंध और कॉटन दोनों को मिलाकर डेराइव हुआ था बेसिकली सिंडन। तो दे वर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस कॉटन। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस किस तरह के जानवरों को ये लोग पाला करते थे। बट ऑब्वियस सी बात है, जब खेती हुआ करती थी और इतनी तमाम तरह की फसल ये लोग बोया करते थे, ठीक है, उसके बाद उन फसलों को प्रोसेस किया जाता था, तो खेती में हेल्प करने के लिए जानवरों की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ने वाली थी। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी ये लोग यूज किया करते थे। ठीक है, तो जानवरों का जो डोमेस्टिकेशन था वो उस समय पर हुआ करता था, इसमें किसी भी तरह का कोई शुबा नहीं है। करेक्ट, तो ऑक्स हो गया, बफेलोज हो गई, गोट हो गई, शीप हो गई, पिग्स हो गए, ये सारे जानवर पाले जाया करते थे। कुछ को दूध के लिए पाला जाया करता था, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पाला जाया करता था, कुछ को जो है मांस के लिए पाला जाया करता था। राइट, द हम्प्ड बुल्स वर फेवर्ड बाय द हड़प्पन्स।
उसके अलावा अगर मैं दूसरे जानवरों की बात करूं तो कुत्ते और बिल्लियों की भी निशानियां हम लोगों को वहां से मिलती हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हें मनोरंजन के लिए पालते हो या इनके पालतू जानवर हुआ करते हो, या फिर हो सकता है कुत्तों को सुरक्षा के लिए भी पाला जाता हो ताकि वो किसी भी प्रकार के खतरे को भांप कर जो है भौंकना शुरू कर दें। करेक्ट। उसके अलावा बोझा ढोने के लिए गधों की और ऊंटों की भी आवश्यकता थी, और इनकी निशानियां भी हम लोगों को वहां से मिलती हैं। तो गधों को और ऊंटों को भी पाला जाया करता था। बात अगर मैं घोड़े की करता हूं तो घोड़े के बहुत ज्यादा प्रमाणिक प्रमाण कहीं से मिले नहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सुपरफिशियल लेवल यानी सतही तौर पर हमें ऐसा लगता है कि शायद यहां से घोड़ा दौड़कर गया होगा, इस तरह की निशानी मिलती हैं। ठीक है, कुछ डाउटफुल टेराकोटा फिगर्स हैं बेसिकली जो लोथल से मिलती हैं, उन्हें देखने से ये पूरी नहीं है और ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये घोड़े की ही है या किसी और चीज की है। राइट, तो इस तरह की हल्की फुल्की निशानियां हमें जरूर लोथल से मिलती हैं। सुरकोतदा से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये भी डाउटफुल है, 2000 बीसी के अवशेष हैं, और इसको 100% सर्टेनिटी के साथ कह पाना, निश्चितता के साथ कह पाना कि हाँ भाई वाकई में ये घोड़े के ही अवशेष हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर घोड़े के भी अवशेष हैं तो भी ये प्रमाणिकता नहीं मिलती है कि ये घोड़े पालतू हुआ करते थे। हो सकता है जंगली घोड़े रहे हो, ठीक है, या फिर कभी कहीं से कोई भटकता हुआ घोड़ा आया हो और इन लोगों उसकी वहां पर उसकी मृत्यु हो गई और उसकी हड्डियां वहां पर मिली हो। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं ये कहूं तो हड़प्पा का जो कल्चर था वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं था। ये लोग घुड़सवारी नहीं किया करते थे, घोड़े को नहीं पाला करते थे, घोड़े की निशानियां में जनरली कहीं से भी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। राइट। हाँ, हाथी जरूर, ये लोग हाथी से काफी ज्यादा परिचित थे, हाथी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और हाथी की हमें तमाम निशानियां मिलती रही हैं। अगर मैं समकालीन सुमेरियन साइट्स की बात करता हूं, मेसोपोटामिया सभ्यता की, ठीक है, तो ये लोग भी सेम फूड ग्रेन्स उगाया करते थे जैसे हड़प्पा के लोग उगाया करते थे। ठीक है, जो यहां पर अनाज उगता था वही मेसोपोटामिया में भी उगाया जाया करता था। जो जानवर यहाँ पे पाले जाया करते थे वही जानवर जो है मेसोपोटामिया में भी पाले जाया करते थे। लेकिन जो हड़प्पन पीपल गुजरात के थे बेसिकली, ये लोग चावल उगाते थे, जो मैंने बताया लोथल से निशानियां मिलती हैं हमें चावल की, और एलिफेंट पाला करते थे। ठीक है, लेकिन इस तरह की कोई भी निशानी चावल की या हाथी की हमें कहां से नहीं मिलती है, मेसोपोटामिया से हमें नहीं मिलती है। राइट, तो ये एक अंतर मिलता है इन दो समकालीन सभ्यताओं में, अदरवाइज ज्यादातर चीजें एक जैसी इन लोगों की मिली। अब बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, स्टोन एज की अगर हम बात करें तो मनुष्य की मजबूरी थी पहाड़ों की तलहटी में रहना, फुटहिल्स में रहना, क्योंकि मनुष्य को रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए या उसे आसान बनाने के लिए टूल्स की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है। ठीक है, वो हथियार किस चीज के बनाए, टूल्स किस चीज के बनाए, तो जैसा मैंने आपको बताया, जब पहाड़ों के पास से नदी निकल रही होती है तो वहां पर आपको रिवर पेबल्स मिल जाते हैं, गोल गोल पत्थर आपको देखने को मिल जाते हैं। देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में तमाम आपको इस तरह के पत्थर मिल जाएंगे। हाँ, वही गंगा जी अगर मैं बात करूं गढ़ मुक्तेश्वर में, तो यहां पर इस तरह के पत्थर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। तो यानी पहाड़ों की तलहटी में ही वो पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, लोग उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उन्हीं से टूल्स बना लिया करते थे। इसी वजह से वो लोग कहीं आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। राइट, क्योंकि अगर कहीं मैदानी इलाके में चले जाएंगे, वहां पत्थर मिलने नहीं है, तो अपने टूल्स किस चीज के बनाएंगे, अपने हथियार किस चीज के बनाएंगे। लेकिन जैसे ही धातु का आविष्कार हुआ, सबसे पुरानी धातु जिसको हम लोग कॉपर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पीतल, तो अब मनुष्य निर्भर नहीं था पत्थरों पर, अब वो अपने टूल्स, अपने उपकरण, अपने हथियार जो है वो पीतल के भी बना सकता था। ठीक है, या फिर ये कहिए कि जैसे पीतल में हम लोग किसी चीज की मिलावट करना शुरू करते हैं तो तांबा बन जाता है, तो तांबे के भी हथियार बना सकता था। तो ब्रॉन्ज एज जिस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस चीज की शुरुआत से ही लोगों ने तलहटी इलाकों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा, मैदानी इलाकों की तरफ चलना शुरू करा, क्योंकि अगर किसी धातु का आविष्कार हुआ ही नहीं होता तो यह मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो फुट हिल्स से निकलकर कहीं मैदानी इलाकों में जाकर बस जाता, क्योंकि अगर जाकर बसने की वो सोचता तो अपने उपकरण किस चीज के बनाता, अपने टूल्स किस चीज के बनाता, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वो अपने हथियार किस चीज के बनाता। राइट, तो धातु का आविष्कार हुआ तभी मनुष्य ने फुटहिल्स से निकलकर और मैदानी इलाकों की तरफ चलना शुरू किया। तो पीतल का आविष्कार हो चुका था, ब्रॉन्ज का आविष्कार हो चुका था, तभी मनुष्य फुटहिल्स से निकला, पहाड़ों की तलहटी से निकला, मैदानी इलाकों में बसा। बलूचिस्तान से लगभग 5000 साल पहले लोगों ने निकलना शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने सिविलाइजेशन बसाई
उसे हम लोग आज के समय में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं हड़प्पा सभ्यता की, तो वो एक ब्रॉन्ज एज कल्चर था। दे वर वेरी मच फैमिलियर, दे वर वेरी मच अवेयर विद ब्रॉन्ज। वो लोग तांबे के साथ पूरी तरीके से परिचित थे। अच्छा, तांबे में जो वहां से अवशेष मिले हैं, तांबे की जो भी चीजें मिली हैं, चाहे वो बर्तन मिले हो, चाहे वो आभूषण मिले हो, चाहे वो उपकरण मिले हो, चाहे वो वेपन्स मिले हो, उन चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उन चीजों का साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं तो तांबे में मिलावट मिलती है। पीतल में मिलावट मिलेगी तभी तांबा बनेगा, ठीक है। उस मिलावट को एनालाइज करने पर हमें पता चलता है कि या तो खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान की है, ये वहां से निकला हुआ कॉपर है, या फिर बलूचिस्तान से निकला हुआ कॉपर है, राइट। तो ये लोग इन जगहों से उत्खनन कर रहे थे कॉपर का, राइट। इन जगहों से कॉपर को ये लोग निकाल रहे थे। उसके अलावा हड़प्पा के जो लोग हैं, तो जो टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो क्राफ्ट्स में ये लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे। उसके अलावा ये लोग बोट बनाना जानते थे, सील मेकिंग किया करते थे, उसके अलावा टेराकोटा फिगर्स बनाया करते थे। तो तमाम तरह की क्राफ्ट्स जो हैं उस समय पर प्रचलित थी। अब आ जाते हैं व्यापार के दूसरे एंगल पर। आपने कितना भी कोई भी चीज, उसका कितना भी प्रोडक्शन क्यों ना किया हो, आपने कितनी भी फसल क्यों ना उगाई हो, ठीक है, या फिर आपने कितनी भी क्राफ्ट क्यों ना बना ली हो, अगर आप उससे अर्न करना चाहते हैं, आप उससे वेल्थ कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये पता करना कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, राइट। और उस क्वांटिटी को जानने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको ये पता हो कि इस चीज को नापा किस तरीके से जाना है, ठीक है। अगर किसी प्लॉट की मैं बात करता हूं जहां पर आपका घर बना हुआ है, ठीक है, तो और आपने वो घर खरीदा होगा और आपको बताया गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये 200 स्क्वायर मीटर का घर है, ठीक है, 200 स्क्वायर मीटर का या 200 स्क्वायर यार्ड का, 200 गज का मकान है, तो उसकी डायमेंशन भी बताई गई होंगी कि इतने बाई इतने का है ये मकान, ठीक है। उस चीज को नापने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए मेजरमेंट का, नापने का, ठीक है, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो वजन हो, किसी भी चीज को नापने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए वेट्स और मेजरमेंट का, उस टेक्नोलॉजी का जिसकी मदद से हम लोग इन सब चीजों को नाप सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो लोग खेती भी किया करते थे, वो चीज बिल्कुल सुस्पष्ट है उन ग्रेनरीज के माध्यम से जो अलग अलग शहरों में हमें मिलती हैं। अगर मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करूं तो वहां पर ग्रेनरीज यानी कि अन्नागार बहुत बड़े बड़े हम लोगों को पाए जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं बाकी क्राफ्ट्स की, तो अगर आप पीतल की कोई चीज बेच रहे हो या उसके बदले में कोई चीज चाहते हो, तो बट ऑब्वियस आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी भारी है, ठीक है, इसका वजन कितना है, इसके बदले में मुझे दूसरी चीज कितनी लेनी है, राइट। तो आपको वेट और मेजरमेंट का पता होना चाहिए। और वैसे भी हड़प्पाकालीन सभ्यता का जो इकोनॉमी थी वो व्यापार के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती थी। और अगर व्यापार सेंट्रिक, बिजनेस सेंट्रिक इकोनॉमी आपको चलानी है तो आपको वेट और मेजरमेंट का आइडिया होना चाहिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग माप और तौल की इन इकाइयों से और इन विधियों से पूरी तरीके से परिचित थे, यानी वेट और मेजरमेंट की प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी से वो लोग पूरी तरीके से परिचित थे, ठीक है। ये लोग जानते थे कि किसी भी चीज का मेजरमेंट किस तरह किया जाता है, किसी भी चीज को किस तरीके से नापा या किसी भी चीज को किस तरीके से तोला जाता है। अच्छा, स्क्रिप्ट भी थी इनकी, ऑल्दो जैसे मैंने आपको सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले चैप्टर में बताया था कि जो दुनिया के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो हमें हड़प्पा कालीन मिलते हैं। ये अलग बात है कि हम उन इंस्क्रिप्शंस को आज तक समझ नहीं पाए, डेसिफर नहीं कर पाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों की तो प्रॉब्लम है नहीं कि उन्होंने कोई चीज लिखी किसी इंस्क्रिप्शन में और हमें वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और उनकी जो स्क्रिप्ट थी बेसिकली, जिसमें वो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए या तमाम रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए, वो पूरी तरीके से परिपक्व थी, वो पूरी तरीके से अपने मैच्योर्ड फेज में थी। क्योंकि थ्रू आउट द सिविलाइजेशन हमें उसकी जितनी भी निशानियां मिलती हैं, हर जगह पर उस स्क्रिप्ट में एक समरूपता दिखाई देती है, बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों की स्क्रिप्ट जो हुआ करती थी वो पूरी तरीके से परिपक्व थी, मैच्योर्ड फेज में थी, राइट। और उसी में वो लोग रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किया करते थे। तो व्यापार अगर आप कर रहे हो तो आपको अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे ना, कि आपने कितना व्यापार किया, आपने कितना सामान बेचा, उसके बदले में आपको कितना वेल्थ मिली, कितना धन मिला, ठीक है, जिस फॉर्म में भी मिला, राइट। तो वो लोग स्क्रिप्ट से पूरी तरीके से परिचित थे, जो इन्हीं सब चीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए थी व्यापार संगत। अब समाज में एक और जरूरी चीज है कि भाई किसी का निधन हो गया तो उसके अंतिम संस्कार के क्या क्या तरीके हुआ करते थे।
तो 3 तरह के बरियल हुआ करते थे, क्रेमेशन, कंप्लीट बरियल या फ्रैक्शनल बरियल, राइट। तो अंतिम संस्कार या किसी को पूरी तरीके से दफनाना या फ्रैक्शंस में दफनाना, ठीक है। तो ये जनरली ज्यादा प्रचलन में नहीं था। अगर ये प्रचलन में था और कुछ निशानियां इस चीज की मिलती हैं तो शायद तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो उस चीज के प्रभाव में आकर लोग बाग फ्रैक्शनल बरियल किया करते होंगे। अदरवाइज ये दोनों चीजें जो है ये ही बेसिकली प्रचलन में हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, उस समय जिस तरीके से जो मैंने कुछ देर पहले ही बताया, जो दफनाया जाता था बेसिकली, तो आदमी का सिर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाया करता था और वहीं उसके पैर जो है बेसिकली वो साउथ डायरेक्शन में रखे जाया करते थे। तो यही एग्जैक्ट ओरिएंटेशन हुआ करता था किसी भी मनुष्य को दफनाने का, बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, राइट। कब्र में जिस तरह की चीजें मिलती हैं उन चीजों को देखने से हमें लगता है कि शायद ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, मृत्यु के बाद भी मनुष्य का कोई जीवन होता है, उस चीज में लोग विश्वास करते रहे होंगे। अदरवाइज क्या आवश्यकता थी किसी व्यक्ति की कब्र में बर्तन रखने की, उसके हथियार रखने की, उसके आभूषण रखने की, ठीक है, उसके टूल्स रखने की, उसके औजार रखने की क्या आवश्यकता थी। तो इन लोगों का शायद एक मत रहा होगा कि मनुष्य का जीवन जो है मृत्यु के बाद भी होता है और उसी चीज की वजह से ये लोग कब्र में तमाम ये सारी चीजें रखा करते हैं, ठीक है। डेड बॉडीज का जो ओरिएंटेशन था वो बेसिकली नॉर्थ साउथ था। अच्छा, एक कॉफिन बरियल भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोगों को हड़प्पा से एक बेसिकली ताबूत में दफनाया हुआ एक व्यक्ति भी मिला है, एक कंकाल मिला है, स्केलेटन मिला है, ठीक है। तो इस चीज को देखने से ऐसा लगता है कि ज्यादातर कब्र जो है वो डायरेक्ट डेड बॉडी को ही दफना दिया गया, लेकिन एक हमें कॉफिन बरियल देखने को मिलता है, एक ताबूत में दफनाया गया व्यक्ति मिलता है। इस चीज के लिए हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया है कि शायद ये कोई वेस्ट से आया हुआ व्यक्ति होगा, पश्चिमी देशों से आया हुआ व्यक्ति होगा, उसकी यहां पर मृत्यु हो गई होगी, उसके साथ कोई होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे यहाँ लोगों को दफनाने का तरीका यह है कि इसको एक ताबूत में दफनाया जाए, ठीक है। तो उसको जो है कॉफिन बरियल किया गया, उसको ताबूत में बंद करके उसके शव को ताबूत में रखकर जो है दफनाया गया। तो इस तरह की भी एक निशानी हमें हड़प्पा से मिलती है। लोथल की अगर मैं बात करूं तो लोथल में हमें 3 पेयर ऐसे मिले हैं जो एक साथ दफनाए गए हैं, युगल शवाधान, ठीक है। एक कपल को एक साथ दफनाना, एक मेल एक फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, 3 ही जगह पर ऐसी निशानी मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद युगल शवाधान भी होता होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह युगल शवाधान नहीं था, यह तो सती प्रथा की शुरुआत थी। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सही नहीं मानता। इनफैक्ट मैं इस चीज को पूरी तरीके से गलत इस वजह से मानता हूं कि सती प्रथा का सबसे पहला सिंबॉलिक जिक्र जो हमें देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद की डेट है, ऋग्वेद का जो काल है बेसिकली वो माना जाता है 1500 बीसी के आसपास ऋग्वेद को जो है कंपाइल किया गया। वहीं पर मैं अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं तो हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी से लेके और लगभग 1750 बीसी तक की है। तो जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी, ठीक है, उसके बाद तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड था, राइट, उसको गुजरे हुए भी लगभग 250 साल हो चुके थे, तब जाके ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है। तो ऋग्वेद में एक चीज लिखी गई है जो सबसे पहली बार उसकी निशानी मिल जाए उससे भी पहले, वो संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई हादसा हुआ होगा जिसमें पति पत्नी की एक साथ मृत्यु हो गई होगी और उन लोगों को एक साथ दफना दिया गया होगा। तो जो 3 पेयर्स मिले हमें बेसिकली, युगल शवाधान की जो 3 निशानियां मिली वो केवल लोथल से मिलती हैं, और उन निशानियों को देखकर हम किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते कि हाँ भाई ये सती हुआ करता था, या ऐसा हुआ करता था, या वैसा हुआ करता था। तो वो डाउटफुल है, राइट। अब बात करते हैं रिलीजन की, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इतिहास को हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में कुछ चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका समाज कैसा था, आपकी राजनीति कैसी थी, आपकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और आपके धार्मिक मत कैसे थे। तो रिलीजन यानी कि उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे हुआ करते थे, धार्मिक विश्वास डेवलप हुए भी थे कि नहीं हुए थे। तो वहां पर हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी बेसिकली, उन स्थलों की खुदाई से हमें कई चीज मिली है। एक 3 चेहरे वाली हमें फिगर मिलती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ कई जानवर बैठे हुए हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बफेलो है, 2 हिरन है, ठीक है। तो इसके सिंहासन के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि शायद जो 3 चेहरे वाली जो फिगर है बेसिकली ये प्रोटो शिवा है, ठीक है, ये
क्या कहते हैं, शिव जी का एक रूप बोला जा सकता है, राइट। उसके अलावा ये जो जानवर हैं, इन जानवरों ने जिस तरीके से घेर रखा है, ऐसा लगता है कि ये जानवर जो है इनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है, कई बार ये भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं शायद इन जानवरों की भी इनके साथ पूजा हुआ करती होगी, राइट। नाग कल्ट, यानी कि जो नाग होता है, सांप होता है, तो कोबरा की पूजा की भी निशानियां हम लोगों को मिलती हैं। उसके अलावा हमें स्वास्तिक के सिंबल भी मिले हैं, ठीक है। स्वास्तिक का सिंबल होता है ये, तो स्वास्तिक के सिंबल भी हम लोगों को बेसिकली हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो स्थल हैं बेसिकली उनकी खुदाई से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जो कबूतर हुआ करते थे उनको पवित्र माना जाया करता था, आज भी बहुत जगहों पर कबूतर को पवित्र माना जाया करता है, ठीक है। मतलब इनफैक्ट अगर घरों में कबूतर आते तो उस चीज को शुभ माना जाता है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है। कई कई जगहों पर लकड़ी के गुटके लगा दिए जाते हैं, लकड़ी के तख्ते लगा दिए जाते हैं ताकि आराम से कबूतर यहाँ पर रह सके, उनको डेली का दाना डाला जाता है, तो उसे तब भी पवित्र माना जाया करता था। अच्छा, क्रोकोडाइल की सील मिली है, ठीक है। सील्स के ऊपर क्रोकोडाइल की आकृति मिलती है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि शायद क्रोकोडाइल को यह माना जाता हो कि ये नदी का देवता है, उसकी भी पूजा होती रही होगी। अच्छा, उसके अलावा कंपोजिट एनिमल की फिगर्स भी मिलती हैं। कंपोजिट एनिमल यानी कि शरीर किसी और का और चेहरा किसी और का, ठीक है। तो ह्यूमन हेडेड गोट, एक बकरी जिसका जो चेहरा है बेसिकली वो मनुष्य का है। तो इस तरह की निशानियां हम लोगों को मिलती हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि ये लोग थोड़े से जादू टोने में भी यकीन करते हो, राइट, या फिर आत्माओं में यकीन करते हो। तो इन चीजों की निशानी हम लोगों को मिलती है उन फिगर्स से जो हमें हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं, राइट। और ये इनके धार्मिक मतों की तरफ भी इशारा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेल डाइटी यानी पुरुष देवता जो मिले हैं उनको माना गया है कि वो शिवा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पशुपति, ठीक है, पशुपति के रूप में। योग जो है बेसिकली उसकी भी प्रैक्टिस की जाया करती थी, ठीक है। योग की प्रैक्टिस की तमाम निशानी हम लोगों को मिलती हैं। ओवरऑल अगर मैं सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, वो लोग जिस धर्म को फॉलो किया करते थे वो हिंदुइज्म से ही मिलता जुलता है पूरी तरीके से। अच्छा, एक सील और मिलती है जिस सील पर एक स्त्री है और उसके गर्भ से बेसिकली एक पेड़ निकल रहा है, तो माना गया है कि वो पृथ्वी माता है, राइट, और उनके गर्भ से जो है पेड़ निकल रहा है, उनकी भी पूजा हुआ करती थी। तो इन सारी निशानियों को अगर मैं देखूं तो ये सारी की सारी निशानियां इस तरफ इंगित करती हैं कि हड़प्पा कालीन जो धर्म था वो हिंदुइज्म के बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा, ठीक है। व्यापार में अगर मैं ट्रेड रूट्स की बात करता हूं तो नदियां जो है वो आंतरिक व्यापार के लिए, इंटरनल ट्रेड के लिए नदियां इस्तेमाल हुआ करती थी। नदियों से एक जगह से दूसरी जगहों पर जो है बेसिकली सामान पहुंचाया जाता था। सी रूट्स जो है बेसिकली लोथल और सुक्ता जैंडोर जो बंदरगाह हुआ करते थे, इनको प्रयोग किया जाया करता था बाहर के व्यापार के लिए। अगर किसी दूसरे देश में, खासतौर से मेसोपोटामिया में जो समकालीन सभ्यता हुआ करती थी, वहां पर सामान भेजना होता था तो उसके लिए हम लोग बंदरगाहों का प्रयोग करते थे, लोथल का और सुक्ता जैंडोर का, ठीक है, जो पर्शियन गल्फ से होते हुए जाया करते थे सूसा और बहरीन, राइट। अगर मैं भूमार्ग की बात करता हूं, जमीन के रास्ते से जो बाहर की सभ्यताओं के साथ व्यापार हुआ करता था, तो वो अफगानिस्तान से और ईरान से होते हुए मेसोपोटामिया जाते थे रास्ते। तो व्यापार पूरी तरीके से परिपक्व अवस्था में था। इंटरनल व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग होता था, एक्सटर्नल व्यापार के लिए दोनों तरीके से हम लोग जाते थे। हम लोग सी रूट्स को भी इस्तेमाल करते थे, समुद्री रास्तों को, उसके अलावा हम भूमार्गों को भी इस्तेमाल करते थे। समुद्री रास्तों के लिए हम अपने बंदरगाहों पर निर्भर करते थे, लोथल हो, सुक्ता जैंडोर हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं भूमार्गों की, तो हम अफगानिस्तान से और ईरान वाले रास्ते से होते हुए मेसोपोटामिया जाया करते थे, अपना सामान पहुंचाया करते थे, उन लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। समाज जो है बेसिकली वो एक शहरी समाज था। यह विश्व की सबसे पहली अर्बनाइजेशन है, दुनिया का सबसे पहला शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि ग्रामीण इलाके नहीं थे, ग्रामीण इलाके भी थे। जो रोजमर्रा की डेयरी प्रोडक्ट्स की जो नीड हुआ करती थी वो इन शहरी इलाकों में आसपास के जो बसे हुए गांव थे वहीं से पूरी हुआ करती थी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के शहरों की बात करूं कि ये रेजिडेंशियल इलाका हो गया, उसके अलावा ये सिटाडेल हो गया, तो इसके आसपास छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। ये गांव जो है जानवरों को पाला करते थे, लोगों की जो डेयरी प्रोडक्ट्स की
जो नीड हुआ करती थी, दूध हो, पनीर हो, अंडे हो या मांस मछली हो, बेसिकली उस चीज को ये लोग शहर में पहुंचाया करते थे, उस डिमांड को ये लोग पूरा किया करते थे, राइट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज बेसिकली वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बनाइजेशन, दुनिया का सबसे पहला शहरीकरण था। और ऐसा नहीं है कि केवल शहर थे, गांव नहीं थे, गांव भी हुआ करते थे। इन शहरों के आसपास गांव बसे हुए थे जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। समाज में अलग अलग तरह के लोग हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, क्राफ्टमैन, लैंडलॉर्ड्स, मजदूर, चरवाहे, लेबर, हर एक प्रकार के लोग जो है हम लोगों को मिलते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये लोग व्यापारी थे या ये लोग, या फिर समाज में इतने तरह का वर्गीकरण हो रखा था? उसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण तो यह है कि जो वहां के घर मिले हैं, उन घरों में जो चीजें मिली हैं, उससे हमें समाज में एक विभेद का पता चलता है। समाज में बड़े लोग भी थे, समाज में गरीब लोग भी हुआ करते थे। क्योंकि किसी के घर में जो है मान लो तांबे के बर्तन मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ किसी के घर में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिट्टी के बर्तन में निचले तबके का व्यक्ति खाना खाता रहा होगा और तांबे के बर्तनों में बड़े लोग खाना खाते रहेंगे। उसके अलावा जो कब्र वहां पर मिलती हैं, उन कब्रों को जब हम लोगों ने खोदा और उनके अंदर से जो सामान निकला, उनके अंदर से जो अवशेष प्राप्त हुए, उससे भी हमें पता चलता है कि हाँ भाई, समाज में विभेद था, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, ठीक है। जिसकी कब्र में महंगा सामान मिल रहा है, ज्यादा सामान मिल रहा है, वो बड़े तबके से ताल्लुक रखता होगा और बाकी जो है दूसरे लोग निचले तबके से ताल्लुक रखते होंगे। अब मैं बात करता हूं थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया का सबसे पहला शहरीकरण, 3 चरण है इसके, प्री हड़प्पन पीरियड, मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, ठीक है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, ठीक है। उधर मांडा से लेकर और दैमाबाद तक की जो डिस्टेंस थी, यानी एक्सट्रीम नॉर्थ से लेकर एक्सट्रीम साउथ तक की डिस्टेंस लगभग 1100 किलोमीटर। वहीं पर एक्सट्रीम ईस्ट में आलमगीरपुर, मेरठ से लेकर और सप्ताजेंडोर जो वेस्ट में सिचुएटेड, एक्सट्रीम वेस्ट में, वहां तक की डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर। इस तमाम क्षेत्रफल में तमाम शहर, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चानोदाड़ो हो, उसके अलावा कालीबंगन हो, बनवाली हो, रोपड़ हो, लोथल हो, धौलावीरा हो, तमाम शहर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद एक इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। आखिर उसकी डिक्लाइन के, इतनी बड़ी सभ्यता के समाप्ति के क्या कारण थे, राइट? तो बहुत सारे स्कॉलर्स की बहुत सारी थ्योरीज इसमें प्रचलित हैं। हाँ, करेक्टली और एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई ये वजह थी जिस वजह से सारे के सारे शहर समाप्त हो गए, लेकिन सबने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि मासिव फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो मार्शल और आरएल रेक्स ने बताया है कि बहुत ज्यादा बार बाढ़ आई होगी, बहुत ज्यादा बार भूकंप आए होंगे, जिस वजह से सभ्यता समाप्त हो गई, ठीक है। जैसे मासिव फ्लड्स के हमें बहुत ज्यादा निशानियां मिलती हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में जो सेडिमेंटेशन है, जो जमाव है, उससे हमें देखकर पता चलता है कि 7 बार या 9 बार वहां पर बाढ़ आई है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, दूसरा एक कारण कहा गया है शिफ्टिंग ऑफ रिवर इंडस। तो इंडस रिवर ने अपना मार्ग बदल लिया और मार्ग बदल पर कर वो वहां आ गई जहां पर शहर हुआ करता था, ठीक है। तो एक तरीके से बाढ़ ही आ गई, ये भी इसका दूसरा रूप है। राइज इन हेरिडिटी, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, और पैदावार खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए, सभ्यता खत्म हो गई। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आर्यन इन्वेजन हुआ, जैसे कि मोहनजोदड़ो में, जिसे हम मृतकों का टीला कहते हैं, डेड ऑफ माउंट ऑफ डेड्स जिसे बोला जाता है, वहां पर हमें अस्त व्यस्त स्थिति में कई शव मिलते हैं, जिनके जो खोपड़ी और जिनकी जो रिब्स हैं उसमें कई भाले के और या अलग अलग तरह के हथियारों की निशानियां हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक सामूहिक नरसंहार हुआ, ठीक है। सामूहिक नरसंहार की ऐसा ही एक कब्रिस्तान बेसिकली हमें हड़प्पा से भी मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि वेस्ट से आर्यंस ने हिंदुस्तान के अंदर आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, राइट। ऑल्दो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हड़प्पा कालीन जो लोग हुआ करते थे, यही पोस्ट हड़प्पन पीरियड के बाद यही आर्यन थे, ये लोग यहीं के रहने वाले थे, ठीक है। ऐसा बहुत कम लोगों का मानना, लेकिन एक थ्योरी ये भी है। नकारा किसी को भी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, आज से लगभग 4, 4,500, 5,000 साल पुरानी बातें हैं। ना तो मैं था, ना कोई दूसरा इतिहासकार था, ना ही कोई वैज्ञानिक था, ना ही कोई बताने वाला है, ठीक है। हर चीज को हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। हो सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की
जो लिपि है अगर वो किसी दिन डेसिफर हो गई और हम उसको समझ पाने में सक्षम हुए तो हमारा आज तक का सारा इतिहास ही पलट जाए, ये भी हो सकता है, राइट। तो इतिहास पूरी तरीके से अंदाजों के ऊपर है, अनुमान के ऊपर है, और इवेंट्स को हम लोग रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने इतिहास में। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ जिस वजह से हड़प्पा कालीन सभ्यता जो इतने बड़े इलाके में फैली हुई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। तो ये सब अलग अलग अंदाजे हैं जिससे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता का आखिरकार पतन कैसे हो गया। करेक्ट। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस, आपको क्लासेस पसंद आती हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी और लिंक्डइन पेज पर भी। आप सभी लोग बच्चे हैं। क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई ड्राइव सेफ, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आप लोग ड्राइव करें। अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। और एक वैध आयु आने के बाद जब आप ड्राइविंग लाइसेंस, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अर्जित कर लें, ड्राइविंग लाइसेंस को अर्जित करने के बाद ही आप लोग ड्राइव करें। अपना ख्याल रखें, आप बेशकीमती हैं अपने घर वालों के लिए। पानी बचाएं, आप लोग भविष्य हैं इस दुनिया का, और ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस दुनिया को समाप्त होने से बचाएं। और उसमें सबसे पहला कदम यही होगा कि आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो पानी वेस्ट होता है उस पानी को वेस्ट ना करें। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।